हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दो कंपोनेंट पढ़ाती हूँ, आरबी, डब्ल्यूएम एंड पीपीबी। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पीपीबी लेकर आई हूँ। चैप्टर 5 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 तक का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा है, जाइए और फटाफट से हमारे प्लेलिस्ट को देखिए पीपीबी के, ठीक है। तो हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स पार्ट 1। तो इससे पहले चैप्टर 4 में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हाउ इज अ पार्टनरशिप डिफाइंड। चार ऑप्शंस थे। A relationship between individuals who have agreed to share losses only. B. A relationship between the persons who share profits from a business carried on by any of them acting for all. C. A relationship limited to two individuals only. D. A relationship that is mandatory to register in all the states of India. तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस कैरीड ऑन बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट है उसको देखने वाले हैं, यानी कि आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस इन जॉइंट अकाउंट। तो जॉइंट अकाउंट में जो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस होता है वो टोटली वेरी करता है, डिपेंड करता है अपॉन द कस्टमर्स। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जॉइंट अकाउंट से रिलेटेड। तो पहला है आपका जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। अब इस केस में क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दो पर्सन हैं, ए एंड बी, और दोनों ने क्या किया है, एक साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। तो अब इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों जो अकाउंट होल्डर्स होंगे वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि पर्सन ए की डिमाइस हो गई, पर्सन ए की डेथ हो गई, तो जो बैलेंस होगा वो किसके पास जाएगा, तो बी और ए का जो हमारा लीगल हायर होगा उसके पास जो भी पैसे होंगे उनके पास बैलेंस जाएगा। जो भी ऑपरेशंस होंगे अकाउंट में उसको स्टॉप कर दिया जाएगा और बैलेंस किसको पे किया जाता है, ए के लीगल हायर को और बी को जो हमारा सर्वाइवर होता है, ठीक है। तो ये आपका ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज के बारे में है। दूसरा जो क्लॉज आता है उसको हम बोलते हैं ज्वाइंटली और सर्वाइवरशिप। अब इस केस में क्या होता है, अब यहाँ पर तीन दोस्त हैं, ए बी सी। अब ये तीनों यहाँ पर ज्वाइंटली और सर्वाइवर्स अकाउंट ओपन कर रखा है। तो ये जो जितने भी अकाउंट्स होल्डर हैं वो टुगेदर यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर इसमें से मान लीजिए बी की डेथ हो गई तो ए और सी दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ बी, और जो भी बैलेंस होगा रिसीव करेंगे, विड्रॉ कराएंगे, ऑपरेट करेंगे हमारे अकाउंट को आफ्टर द डेथ ऑफ बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। दूसरा एक और आता है जिसमें हम ईदर और सर्वाइवर का केस बोलते हैं, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए एंड बी दोनों ने ईदर और सर्वाइवर का अकाउंट ओपन कराया है, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होता है कि ईदर और सर्वाइवर का मतलब है ईदर होल्डर कैन, कोई भी होल्डर इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर किसी एक की इसमें डेथ हो गई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए की डेथ हो जाती है, तो जो हमारा बी बचता है वो ऑपरेट करेगा, वो जो भी फंड्स होंगे, बैलेंस होंगे, उनको बी ही इसको रिसीव करेंगे। तो ईदर और सर्वाइवर का केस ये होता है। एक और आता है एनी वन और सर्वाइवर का केस। तो अगर कोई पर्सन एनी वन और सर्वाइवर का अकाउंट यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो इसको जैसे एग्जांपल से समझिए, तीन दोस्त हैं ए बी एंड सी। अब तीनों ने मिलकर एनी वन और सर्वाइवर केस में अपने अकाउंट्स को ओपन कराए हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि कोई भी होल्डर ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट को, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर किसी एक का यहाँ पर डेथ हो जाता है तो क्या सिचुएशन आएगी, तो एक की अगर डेथ हो जाती है तो बाकी के जो दो पर्सन होंगे इसको ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पर एक फ्रेश इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा फॉर ईदर और सर्वाइवर और एनी वन और सर्वाइवर का जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होता है, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस, उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल ही फ्रेश इंस्ट्रक्शंस होगा आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ द पर्सन। अब बात करेंगे हम फॉर्मर और सर्वाइवर के केस में, तो इसको भी आप एग्जाम्पल से समझिए। अब ए और बी दोनों ने मिलकर फॉर्मर और सर्वाइवर के केस में अपने अकाउंट्स को ओपन कराया।
फॉर्मर का क्या मतलब होता है, जो पहला इंसान होता है। तो अकाउंट ओपन किया जाएगा अगर 2 पर्सन के नेम पे, तो जो पहला होल्डर होगा वो यानी कि जो फॉर्मर है, फॉर्मर ही ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा है, फॉर्मर ही इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, इस अकाउंट के सारे इंस्ट्रक्शंस को जो है फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर फॉर्मर की यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो जब तक फॉर्मर जिंदा है फॉर्मर काम करेगा। अगर फॉर्मर की यहाँ पर डेथ हो जाती है तो जो सेकंड पर्सन है यानी कि जो बी है, जो सर्वाइवर है, वो ऑपरेट करेगा, वो रिसीव करेगा बैलेंस को, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, सारी चीजों को वो फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मर और सर्वाइवर के केस में ये होता है। आगे बात करेंगे हम फर्स्ट नेम और सर्वाइवर के बारे में। इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर अकाउंट को खोला, तो जो फर्स्ट नेम होगा, जैसे मान लीजिए ए हमारा फर्स्ट नेम है और बी और सी हमारे सर्वाइवर है, तो ए ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट नेम है यानी कि ये फॉर्मर हो गए हैं, तो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम यही ऑपरेट करेंगे, यही रिसीव करेंगे बैलेंस को। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें ए की डेथ हो जाती है, तो जैसे ही ए की डेथ हो जाएगी तो जो बी और सी है ज्वाइंटली यहाँ पर ऑपरेट करेंगे और अगेन यहाँ पर फ्रेश मैंडेट यानी कि फ्रेश इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो किया जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट होल्डर। अब यहाँ पर बात आती है कि फर्स्ट होल्डर की डेथ हुई तो बी और सी ने ज्वाइंटली इसको ऑपरेट किया, लेकिन अब बी और सी में से किसी एक की डेथ हो जाती है, मान लीजिए बी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा सी पर्सन बचेगा अकेला, ये लोन सर्वाइवर होगा, तो सारे के सारे जो भी बैलेंस होंगे अकाउंट के वो किसको पे किए जाएंगे, सी पर्सन को, क्योंकि अब ये अकेला इसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम और सर्वाइवर के केस में ऐसा होता है। अब हम आगे बात करेंगे रिगार्डिंग द वेरिएशंस और चेंजेस अगर आप कुछ करते हैं इसके मोड में। तो जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो ज्वाइंट अकाउंट, या चाहे आपने ईदर के केस में लिया हो, फर्स्ट नेम सर्वाइवर किसी के भी केस में लिया हो, तो अगर चेंजेस करते हो तो यहाँ पर सारे अकाउंट होल्डर की ऑथराइजेशंस की नीड होती है। अगर आप यहाँ पर रिवोक करते हो इंस्ट्रक्शंस को, मतलब कैंसिल करते हो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस को, तो उस केस में क्या होता है, कोई भी अकाउंट होल्डर इसको कैंसिल कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया है तो अब अगर आपको अकाउंट को ऑपरेट करना है तो अब यहाँ पर आपको फ्रेश जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह, फ्रेश चीजों को फॉलो करना पड़ेगा फ्रेश तरीके से, जहां पर आपके जितने भी अकाउंट्स होल्डर होंगे उस अकाउंट के, वो सारे का यहाँ पर सिग्नेचर की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे स्टॉप पेमेंट्स ऑफ चेक। तो कोई भी अकाउंट होल्डर रिक्वेस्ट कर सकता है स्टॉप करने के लिए पेमेंट को और चेक को। ठीक है, दूसरा आता है इनकैपेसिटी ऑफ ज्वाइंट होल्डर। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए। कोई पर्सन है, जैसे 2 जनों ने मिलकर या 3 जनों ने मिलकर एक कोई अकाउंट ओपन किया। अब इसमें से जो पर्सन ए है वो या तो मेंटली डिस्टर्ब है, इंसेन है, तो इस केस में क्या किया जाता है, अकाउंट का ऑपरेशन स्टॉप कर दिया जाता है। और ये सारी चीजें आप अपने बैंक को बताते हो। और अगर ये पर्सन ए, क्योंकि ये इंसेन है, अगर ये चेक लगाते हैं या अगर ये पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको वहीं पर ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि वो इंसेन है, इंसॉल्वेंट है, वो यहाँ से अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकते, दैट्स वाई उसको स्टॉप कर दिया जाता है वहीं पे। क्लोजर ऑफ द अकाउंट, तो अगर आपको अकाउंट को क्लोजर कराना है तो जितने भी अकाउंट होल्डर्स होंगे क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर होगा, देन ही आपके अकाउंट को यहाँ पर क्लोज किया जाएगा। ठीक है, अब मोड नॉट स्पेसिफाइड। अब इस केस में क्या होता है, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पर क्लियरली आपको मेंशन करना होता है कि ये किस टाइप का आप अकाउंट ओपन करा रहे हो। ईदर और सर्वाइवर का केस है, फॉर्मर या सर्वाइवर का केस है, फर्स्ट नेम या सर्वाइवर का केस है, किस तरीके का है ये। अगर आप इस चीज को मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ज्वाइंटली मोड पे अकाउंट होता है, और अगर ज्वाइंटली मोड पे अकाउंट है तो कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्मर और सर्वाइवर वाला केस हो, यानी कि जब तक फॉर्मर जिंदा है फॉर्मर उसको ऑपरेट करे, तो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे मोड जब भी आप अकाउंट ओपन कराते हैं ज्वाइंट अकाउंट का, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस अपने बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट अकाउंट्स विथ एनआरआई क्लोज रिलेटिव। अब ये क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं, इन सारी चीजों को हम टोटली एग्जाम्पल से समझने वाले हैं।
तो सबसे पहला जो होता है एलिजिबिलिटी, पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ज्वाइंट होल्डर्स जो होते हैं मस्ट बी एन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए एज पर द फेमा रेगुलेशंस, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप ज्वाइंट अकाउंट एनआरआई रिलेटिव्स के साथ खोल रहे हो तो काफी क्लोज रिलेटिव, नाम ही लिखा है यहाँ पर, क्लोज रिलेटिव्स होने चाहिए, जैसे ब्रदर, सिस्टर्स, स्पाउस, ठीक है, पेरेंट्स, ये आपके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। और ये किस में डिफाइन किया गया है? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। अकाउंट टाइप क्या होता है? तो अलाउ होता है, सारे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स होता है, और इसको ट्रीट किया जाता है एज अ रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स। अब मोड ऑफ ऑपरेशंस की इसमें बात करेंगे तो ईदर और सर्वाइवर का यहाँ पर केस होता है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्रेडिट पे, क्या पर्पस होता है, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक पर्सन है, मान लीजिए राम है। राम एक इंडियन रेसिडेंट है, ठीक है, इंडिया में रहते हैं ये। इन्होंने एक ज्वाइंट सेविंग अकाउंट ओपन किया, ठीक है, किसके साथ? अपने सिस्टर के साथ। सिस्टर का नाम था सिया, सिया के साथ। अब सिया कौन है? ये नॉन रेसिडेंट्स इंडियन है, ठीक है, एनआरआई है ये। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने अकाउंट्स को ओपन किया। अब सिया क्या कर सकती है? तो सिया यहाँ पर राम को हेल्प करेगी। किस चीज में हेल्प करेगी यहाँ पर? तो यहाँ पर सिया ऑपरेट करेगी और हेल्प करेगी राम को, जो भी उनकी यूटिलिटी बिल्स है उसको पे करने में, घर के जो भी खर्चे हैं उन सबको पे करने में सिया यहाँ पर हेल्प करेगी, और सिया ही इस अकाउंट को ऑपरेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शंस है कि सिया अपने सैलरी को इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करा सकती है, ठीक है। जो भी वो अब्रॉड में कमा रही है वो इस ज्वाइंट अकाउंट, जो भी एनआरआई के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, उसमें सैलरी को डिपॉजिट नहीं कर सकती है। सिर्फ वो हेल्प कर सकती है, एक्सपेंसेस वगैरह जो भी इंडिया में खर्चे हो रहे हैं उसके भाई के, उसको यहाँ पर ऑपरेट करने में, या कोई फॉरेन रेमिटेंस हो या कोई कैश हो, ये सारे इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर राम की डेथ हो जाती है, जैसे ही राम की डेथ होती है, ये जो एनआरआई अकाउंट था अब वो एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? अब क्या हुआ, जब जैसे ही ये एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हुआ, अब यहाँ पर सिया ऑपरेट करेगी जो भी फंड्स उनके इंडिया में हैं। तो क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट्स ऑर्डिनरी अकाउंट हो चुका है वो, तो अब इसका जो भी इंडिया में जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी फंड्स आ रहे हैं, अब सब सिया यहाँ पर ऑपरेट करेगी एंड मैनेज करेगी फंड्स को इंडिया में, ठीक है। तो ये जो हमारा ज्वाइंट अकाउंट होता है विथ एनआरआई क्लोज रिलेटिव, इसमें आप देखेंगे आप इस एनआरआई अकाउंट की हेल्प से अपने क्लोज रिलेटिव को हेल्प कर सकते हो विदाउट द मिसयूज ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है। इसलिए हम इस तरीके का अकाउंट ओपन कराते हैं। तो आई होप आपको सारे के सारे एनआरआई से रिलेटेड ज्वाइंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपेंस टू अ जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज अकाउंट अपॉन द डेथ ऑफ वन अकाउंट होल्डर? Balance goes to the survivor only. Balance is distributed among the survivor and legal heirs of the deceased, and the account is closed immediately. The remaining account होल्डर ऑपरेट्स द अकाउंट इंडिपेंडेंटली। बहुत सीधा सा सवाल पूछा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैलेंस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया था कि ए और बी ने अगर इस तरीके का अकाउंट ओपन किया है और ए की डिमाइस हो जाती है, तो यहाँ पर बी यानी कि जो सर्वाइवर होगा और ए का जो लीगल हायर होगा आफ्टर द डिमाइस ऑफ पर्सन ए, दोनों को बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन एनआरआई डिपॉजिट्स फॉरेन चेक्स इन द ज्वाइंट अकाउंट विथ अ रेसिडेंट रिलेटिव? क्या ऐसा है? मैंने आपको बताया यहाँ पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है, यस विथ प्रायर अप्रूवल, यस इफ कन्वर्टेड to INR, no foreign checks are not allowed, and yes up to a certain limit। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि फॉरेन चेक्स यहाँ पर अलाउ होता है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में देना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।